Hello friends, welcome to our YouTube channel Niche Classes. Our today's topic is gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में तो आप सबको पता होगा कि इसके बारे में दिया किसने था, न्यूटन ने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटी के बारे में भी आपने सुना होगा कि होती क्या है कि अर्थ है जो वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे कि होती क्या है एक्चुअल में ग्रेविटेशन। So first Newton's law of gravitation. All the bodies in the universe. यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, वर्ड की बात नहीं कर रहे, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स में कहते हैं जितनी भी बॉडीज़ हैं, कोई भी बॉडीज़, चाहे मतलब कि नॉन लिविंग्स हैं एंड लिविंग्स हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, या अर्थ पर कोई व्हीकल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उन दोनों के मास की प्रोडक्ट कर दो, उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट बी। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स एफ। ये इस तरफ जाएगा क्योंकि इसको बी बॉल अट्रैक्ट करेगी, और ये इस तरफ जाएगा क्योंकि इसको ए ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। अब इन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लेते हैं इसका मास m है और इसका स्मॉल m है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो मास की, m मल्टीप्लाई m आ गया, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मान लेते हैं इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, तो इसका स्क्वायर कर दो, d का स्क्वायर कर दो। d का स्क्वायर क्या, हमारे पास आ गया d स्क्वायर। इसके क्या होगी, d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। इनवर्सली का मतलब उल्टा होता है, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G। कैपिटल G ही आएगा यहाँ पर क्योंकि एक हम पढ़ेंगे स्मॉल g के बारे में। ठीक है। कैपिटल G, M दोनों ऑब्जेक्ट का मास, चाहे आप कैपिटल M और स्मॉल m लिख लो, चाहे आप M1 M2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय d स्क्वायर। d क्या है, डिस्टेंस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच। जो ये g है, g इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट होता है और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, चाहे आप मून पर चले जाओ, चाहे आप मार्स पर चले जाओ, या फिर फॉरेन में यहाँ पर अर्थ पर किसी और कंट्री में चले जाओ, स्पेस में कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगी। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट g की यूनिट है। दूसरी यूनिट क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, 6.673 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, कभी भी रिपेल नहीं करेगी। इट इज़ नेवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपेल मतलब कि अगर मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को रिपेल कभी नहीं करेंगी, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, एक दूसरे से दूर कभी नहीं जाती। यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बोथ द बॉडीज म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो हमारे पास ये दो बॉडीज है, ये दो पेन है, ठीक है, ये दोनों पेन एक दूसरे को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसका मास ज़्यादा है तो सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगा या फिर सिर्फ ये अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों म्यूचुअली अट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे को सेम फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन दैम। मतलब कि इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने जिसके बारे में EF के बारे में पढ़ा है, जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कभी भी डिपेंड नहीं करती मीडियम के बीच। मतलब मीडियम का मतलब क्या है कि अगर एयर है तो भी उतनी ही फोर्स होगी उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। अगर स्पेस में हो, स्पेस में कुछ भी कोई मीडियम नहीं होता, तो वहाँ पर भी उतनी ही फोर्स होगी। अगर आप सॉलिड में, वाटर में, कहीं पर भी हो तो फोर्स हमेशा सेम रहेगी दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच। These do not depend upon shape और size of the object। ये डिपेंड नहीं करती शेप पर, साइज पर। आप कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई मर्जी शेप हो, कोई मर्जी उसका साइज हो, बस दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, दीज आर अप्लाइड इमीडिएटली एंड आर इक्वल ऑन टू बॉडीज। इमीडिएटली अप्लाइड मतलब कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर बाद अट्रैक्ट हो गए। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सामने हैं, ठीक है, तो एकदम से ये फोर्स अप्लाई हो जाएगी। ऐसा नहीं कि काफ़ी टाइम बाद ये फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हर ऑब्जेक्ट पर इमीडिएटली अप्लाई होती है एंड आर इक्वल ऑन टू बॉडीज। जिन दो बॉडीज पर, मैंने पहले भी बताया कि अगर ये दो बॉडीज पर फोर्स लग रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इन दोनों पर सेम फोर्स लगेगी। ऐसे नहीं कि इस पर ज़्यादा होगी या इस पर कम होगी, दोनों पर ही सेम लगेगी ये फोर्स। दिस डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड देयर डिस्टेंस। ये डिपेंड करती है, डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होती है, उन दोनों के मास पर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर मास कम है तो फोर्स कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेवनली बॉडीज़ है, प्लैनेट्स हैं या कुछ भी स्पेस है, सैटेलाइट्स वगैरह, तो ऑब्वियसली उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होगी। अगर मान लो ये मैंने पेन ले लिए, एक ये पेन है और एक पेन है, इन दोनों का मास तो बहुत कम है, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा कम होगी कंपैरेटिवली हेवनली बॉडीज़। बट इन दोनों बॉडीज पर सेम लगेगी, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इन दोनों पर तो सेम लगेगी, पर मतलब कि डिपेंड करती है ये मास पर। एंड देयर डिस्टेंस, अगर ये दूर है, ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर नज़दीक है काफ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर मैं इनको दूर कर दूंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ, अगर इन दोनों बॉडीज में से, दो बॉडीज ली हैं, अगर इन दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो बॉडीज में से, हमने अभी तक यही किया है ना कि दो बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। नेक्स्ट है, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून आपको पता ही है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो सेंटर से अप्लाई की जाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर से अप्लाई की जाती है, जो सर्कल में घूम रही होती हैं ऑब्जेक्ट्स, उसके सर्कल के सेंटर में से, मान लो कि ये सर्कल है कोई, ठीक है, यहाँ से कोई, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई जाएगी ताकि ये इसी सर्कल में ही राउंड करती रहे,
ठीक है, रिवॉल्व करती रहे इस सर्कल में ही, इसीलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है सेंटर में से। ठीक है, तो कहते हैं मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उस पर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। अब जो मून है, मान लो ये मून है और यहाँ पर अर्थ है, अब मून अर्थ के राउंड घूमता है ना, तो जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी ताकि वो एक सर्कल में ही घूमता रहे। और जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है ना, तो जो सन है वो अर्थ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखो कि हर लॉ की डेफिनेशन क्या है। कई बार पूछ सकते हैं कि ये कौन सा लॉ है केपलर का, ये कौन सा लॉ है ना, इस हिसाब से पूछ सकते हैं, बट आपको इतना डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती हैं। ये एलिप्टिकल पाथ है, वो सर्कल में मूव नहीं करते। आप कहोगे कि वो सर्कल में मूव करते हैं, वो सर्कल में मूव नहीं करती, ये गलत है। वो हमेशा एक एलिप्टिकल पाथ, ये एलिप्स बन जाता है इस तरीके से, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। केपलर सेकंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर सन है, ठीक है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, प्रॉपर शेप नहीं बन पाई, चलो यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो कहते मान लो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इतना एरिया इसने जितने मर्जी टाइम में कवर किया, ठीक है, ये जो एरिया है इतने जितने मर्जी टाइम पर इसने कवर किया, तो जो ये वाला एरिया होगा ये भी इक्वल टाइम में उतना ही एरिया कवर करेगा। ये दोनों एरिया सेम होंगे, जितने टाइम में इसने एरिया कवर किया उतने टाइम में ही ये वाला एरिया कवर होगा, उतने टाइम में ही ये वाला एरिया कवर होगा। तो मतलब कि कहते हैं जो ये होता है कि लाइन ज्वाइनिंग होती है प्लैनेट और सन के बीच, वो इक्वल एरिया स्वीप करती हैं इक्वल टाइम में। केपलर्स थर्ड लॉ, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस आर ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, तो कहते हैं जो डिस्टेंस होता है किसी भी प्लैनेट का सन से, मान लो वो आर है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। मतलब कि डिस्टेंस का हमने क्यूब कर लिया, ये प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल पीरियड, मान लेते हैं टी है, टी के स्क्वायर के। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाती है कि मान लो मीन डिस्टेंस कितना है, आर है, उसका क्यूब करना है, वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिटल पीरियड के। ऑर्बिटल पीरियड ने को मैंने टी मान लिया, उसका स्क्वायर कर दो। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको पता चल गई कि क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है उसकी वजह से कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगता है। आपको पता है जो फोर्स होती है वो कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगाती है, और वो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ग्रेविटी भी एक तरह की फोर्स है, तो ये भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगाएगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक टॉपिक है, इसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। मैंने बताया था ना कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये होता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमारी ग्रेविटी है वो भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगाएगी, तो उस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो उस टाइम तो एक्सेलरेशन स्मॉल ए के साथ होगा। अगर हम हाइट के मुताबिक, ग्रेविटी के मुताबिक, क्योंकि ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे की तरफ लगती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेनली, तो जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगती है उससे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करेंगे।
तो इट इज एक्सेलरेशन विद विच अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन में वो फ्रीली फॉल करती है, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सेम होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, पर इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर फिक्स होती है ये याद रखना कि जो इसकी वैल्यू है ये फिक्स होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर। हम सभी न्यूमेरिकल्स इसकी हेल्प से करते हैं 9.8, या फिर इसको राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए 10 लेते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू 9.8 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीज़ याद रखना कि इसकी वैल्यू फिक्स है सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पर, ठीक है। और जी की वैल्यू होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ स्मॉल जी की प्रॉपर्टी, एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज हैं इसकी। स्मॉल जी एट पोल्स, आपको पता है कि जो अर्थ है उसके कुछ पोल्स होते हैं और इक्वेटर होती है ना। तो जो पोल्स है उस पर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ इक्वेटर, ठीक है। जितनी वैल्यू इसकी पोल्स पर होगी वो ज़्यादा होगी इक्वेटर के मुकाबले में, ठीक है। पूछ सकते हैं कि जी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होती है या इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होती है। जी डिक्रीजेज एज वी गो अप द अर्थ और व्हेन वी गो डाउन इनटू द अर्थ। अगर मान लो ये अर्थ है, इसके सरफेस पर तो ये सरफेस है, ये पॉइंट इसका सरफेस है, इस पर तो इसकी वैल्यू 9.8 फिक्स है। अगर हम ऊपर जाएं या फिर अर्थ के डीप अंदर जाएं, ऊपर जाएं चाहे अंदर जाएं, डाउन जाएं अर्थ से, तो इसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। अर्थ के सरफेस पर चाहे कहीं पर भी हो, उस पर जो जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर हो, मास पर डिपेंड नहीं करती। वो ये डिपेंड करती है जी की वैल्यू कि आप अर्थ पर हो या अर्थ से ऊपर हो या अर्थ के डीप हो, डीप इनसाइड हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ज़ीरो होती है इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। कहाँ पर ज़ीरो होती है? एट सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब कि डीप इनसाइड जाएं। अगर हम अर्थ के डीप इनसाइड जाएं सेंटर में, तो इसकी वैल्यू वहाँ पर जाकर ज़ीरो होगी, ठीक है। इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये तो हमने देख ही लिया कि अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू 9.8 होती है। ऊपर जाएं अर्थ से या फिर अर्थ के सरफेस के डीप इनसाइड जाएं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। सेंटर में अर्थ के ज़ीरो होगी, इसलिए इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कहीं पर भी चले जाओ आप, यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, बट जो अर्थ स्मॉल जी है इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। स्मॉल जी की वैल्यू मून पर कितनी होगी? इसकी वैल्यू जितनी अर्थ पर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पर जी की वैल्यू जितनी अर्थ पर होगी उसका 1/6 कर दो मून पर, उतनी वैल्यू होगी मून पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ अ पॉइंट इन द बॉडी एट विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड टू एक्ट। कोई भी बॉडी है, मान लो ये पेन है, इस पेन के यहाँ पर सेंटर में, अब इस सेंटर में भी आगे एक सेंटर होगा। मान लो जो बॉल है, बॉल का एक डीप इनसाइड सेंटर होगा ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। हम मान लेते हैं कि जो पूरी बॉडी है, अब जब नीचे गिरती है तो ये पूरी की पूरी बॉडी गिरती है, ऐसा तो नहीं सेंटर गिरता है, बट उस पूरी बॉडी का जो ग्रेविटी है वो एक पॉइंट पर लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पर लगती है, सेंटर पॉइंट पर लगती है। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक रह गया इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का, और कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।